अध्याय 3 ऊष्मा और ताप, इस अध्याय को आज हम पढ़ेंगे। आप प्रतिदिन अपने जीवन में गर्म और ठंडी वस्तुओं से सामना करते हैं, गर्म चाय या ठंडी बर्फ। और हम आसपास ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो कुछ गर्म और कुछ ठंडा अनुभव हमें कराती हैं। ये गर्म और ठंडा शब्द हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है और हम अपने वातावरण का तापमान ऐसा रखने का प्रयास करते हैं जिससे ना ही हमें ज़्यादा ठंडक महसूस हो और ना ही गर्माहट। खाने को सड़ने से बचाने के लिए भी हमें ठंडा वातावरण चाहिए, अर्थात तापमान और ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी कई आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब किसी वस्तु की कितनी गर्माहट है या कितनी ठंडी है, इसको हम किस प्रकार मापेंगे? तो गर्म और ठंडा जैसे शब्द ऊष्मा की मात्रा की व्याख्या करते हैं। वस्तु कितनी गर्म कितनी ठंडी, इसका सही, सटीक और वस्तुपरक मापन के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे हम कहते हैं तापमापी। यह बताती है कि किसी वस्तु का वास्तविक तापक्रम कितना है। जैसे हम देखें, गरम, गुनगुना और ठंडा। पहले में गरम, दूसरे में गुनगुना और तीसरे में ठंडा। ये ठंडक का बढ़ता क्रम है। और यदि हम इसी को गर्म के बढ़ते क्रम में देखेंगे तो ठंडा, फिर गुनगुना और फिर गर्म। जब हम दो वस्तुओं के तापमान का अध्ययन करते हैं तो गर्म वस्तु वह कहलाती है जिसका तापमान पहले की अपेक्षा अधिक होता है। अतः गर्म और ठंडा अलग वर्ग नहीं हैं, दोनों एक मापक के दो मूल्य हैं। गर्माहट और ठंडा के वस्तुपरक मापन के इस स्तर को जितना हम उसके मापते हैं कि कितनी गर्माहट है कितनी ठंडक है, उसके वस्तुपरक मापन को तापमान कहा जाता है। और इस तापमान को मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। तो तापमान हम कैसे नापें? किसी वस्तु का तापमान मापन करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों की आवश्यकता होती है कि एक ऐसा बहुत सटीक पदार्थ होना चाहिए जो थोड़े से ही तापमान के बढ़ने या घटने पर उसमें परिवर्तन हो। मतलब पदार्थों का ऐसा गुण जो तापमान पर निर्भर हो, जिसका तापमान के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो, बहुत सुग्राही हो वो तापमान के लिए, उसमें सुग्राह्यता होनी चाहिए कि वो उस तापमान को रीड कर सके। और इस गुण के परिवर्तन के समरूप दर्शाने वाला एक पदार्थ, मतलब उस परिवर्तन को दर्शाने वाले एक पदार्थ की आवश्यकता है और एक सर्वमान्य प्रचलित मापदंड की जो इस गुण के एक निश्चित बदलाव के तापमान को एक निश्चित घट-बढ़ से जोड़ा जा सके। मतलब कि उसको हम मेज़र कर सकें, स्टैंडर्डाइज प्रमाणित कर सकें कि ये इस तापमान पर इतना इस द्रव्य के आयतन में वृद्धि होगी और इसका स्वरूप इस प्रकार बदलेगा। जो भी परिवर्तन है वो प्रमाणिक होना चाहिए और वो एक निश्चित होना चाहिए कि उतने ही तापमान पर उसके आयतन में उतनी ही वृद्धि हो। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि तापमापी के लिए पारा, हवा और पानी पदार्थ हैं। ये तीन गुणों वाले पदार्थ हैं, पारा, हवा एवं पानी। ये तीन पदार्थ ऐसे हैं जिनमें यह गुण हैं। ये तीन गुणों वाले पदार्थ हैं, पारा, हवा और पानी। अब इसको हम देखें कि किस प्रकार से हम एक तापमापी की रचना स्वयं भी कर सकते हैं। गैलीलियो, जो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ साइंस कहते हैं, इन्होंने 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया। 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया। इसके लिए उन्होंने एक कांच की छोटी शीशी में एक छोटा सा छेद करके उसमें स्ट्रॉ शीशी में डाले और उसका सिरा तली से थोड़ा ऊपर उठा होता है। ढक्कन बंद करके टेप में छेद कर को अच्छी तरह से बंद कर देती हैं और शीशी में
थोड़ा सा स्याही डाल करके पानी को आधे स्तर तक भर देते हैं। अब हथेली को रगड़कर शीशी पर रखने पर हथेली की गर्मी से शीशी के अंदर की हवा गर्म होकर के फैलने लगती है और शीशी के पूरी तरह से बंद होने के कारण गर्म हवा पानी पर दबाव बनाती है और जिसके फलस्वरूप पानी का स्तर स्ट्रॉ में बढ़ने लगता है। इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था और उन्होंने पहला थर्मोस्कोप बनाया। आयतन में परिवर्तन से ही तापमान का मापन किया जा सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर इसी सिद्धांत पर बना है और इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। पारा क्योंकि तापमान के थोड़े से भी परिवर्तन के लिए बहुत ही अधिक सुग्राही होता है और इसलिए उसमें हम पारे का प्रयोग करते हैं। तापमान के पैमाने 3 प्रकार के पैमाने हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, जिसमें से हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं। सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो ये तीनों पैमाने को इस प्रकार से बनाया गया है। केल्विन पैमाना जो है वो 273 डिग्री केल्विन से प्रारंभ होता है। इसका मान 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है और फ़ारेनहाइट स्केल में हम देखें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। पूरे केल्विन पैमाने को और सेल्सियस पैमाने को हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं, वहीं फ़ारेनहाइट पैमाने को 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर केल्विन में 310 डिग्री केल्विन, सेंटीग्रेड के 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। यह तापक्रम मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम है। ये जो तापक्रम है यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर के तापक्रम को बताता है। इसके बाद यहाँ पर इसका 100 डिग्री, जिसमें पानी का बॉइलिंग पॉइंट है जो 373 डिग्री केल्विन होगा। सेंटीग्रेड में हम देखेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तापमान के इन पैमानों में एक संबंध भी हम स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है। प्रथम तापमापी का तापमान पैमाना ऋण निम्नतम बिंदु और बटे उच्चतम बिंदु ऋण निम्नतम बिंदु। तापमान पैमाना मतलब केल्विन है कि फ़ारेनहाइट है कि डिग्री सेल्सियस है, कौन सा पैमाना हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। ऋण निम्नतम बिंदु तो फ़ारेनहाइट के लिए 32 आ जाएगा, सेल्सियस के लिए 0 और केल्विन की बात रहेगी तो 273 डिग्री। उच्चतम बिंदु यहाँ पर सेल्सियस के लिए 100 और केल्विन के लिए 373 और फ़ारेनहाइट के लिए 212। निम्नतम बिंदु सेल्सियस के लिए 0, केल्विन के लिए 273 और फ़ारेनहाइट के लिए 32। तो दो तापमापियों में अगर हमको तापमापियों से नापे हुए तापमान में संबंध स्थापित करना तो इस प्रकार हम पहले तापमापी का नोट करेंगे और उसके बाद द्वितीय तापमापी का। द्वितीय तापमापी में भी तापमान पैमाना कौन सा है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, उसको लिखेंगे। निम्नतम बिंदु, उच्चतम बिंदु और ऋण निम्नतम बिंदु। ये इस फार्मूले के द्वारा हम विभिन्न तापमापियों से नापे गए तापमान के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं और उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम है, इसको सेल्सियस तापमान में हमें परिवर्तित करना है तो हम उसी पैमाने के में इस मान को रखेंगे। यहाँ पर स्केल है, पैमाना है फ़ारेनहाइट, इसलिए F लिख दिए। ऋण निम्नतम बिंदु उसका 32 आ गया बटे उच्चतम बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है और यहाँ पर ऋण 32 क्योंकि वो निम्नतम डिग्री का निशान। और यहाँ पर बराबर अगर हमको किस में परिवर्तित करना है, सेल्सियस तापमान में, तो C सेल्सियस तापमान को बता रहा है।
उसका निम्नतम बिंदु है 0 बटे उच्चतम बिंदु 100 और फिर ऋण निम्नतम बिंदु 0। तो f ऋण 32 बटे 180, 212 में से हमने 32 घटाया तो 180 आया और c बटे 100 हो गया। तो f ऋण 32 बटे 9 बराबर c बटे 5। अब इसका सूत्र हो जाएगा 5 बटे 9, 5 बटे 9 और f ऋण 32, f ऋण 32 का इसमें गुणा होगा बराबर c। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि c बराबर 5 बटे 9 गुणित f ऋण 32। अब c बराबर हो गया 5 बटे 9 f ऋण 32। f का मान क्या दिया है यहाँ पर 98.6, 98.6 को यहाँ रख दिए और ऋण 32 बराबर, अब इसको हम भाग देंगे तो आ जाएगा 9 से भाग देंगे और उसका जो भागफल आएगा उसको हम 5 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पैमाने पर बदल दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार 0 डिग्री के सेल्सियस को हमको सेल्सियस में बदलना, मतलब 0 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो K -273 हाईएस्ट वैल्यू है 373 -273 और सेल्सियस में C -0 100 -0। K ऋण 273 बटे 100 हो गया, 373 C घटा और C बटे 100। तो यहाँ पर 100 से 100 कट गए। K ऋण 273 बराबर C, मतलब C बराबर ऋण 273। K का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 0, 0 ऋण 273, मतलब क्या आ गई वैल्यू इसकी ऋण 273, C की वैल्यू आ गई। या K बराबर C + 273, तो C की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर -273, -273 + 273, तो K = 0। 0 K अथवा -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम परम शून्य तापमान भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे तापमान को मेज़र करना संभव नहीं है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन को क्या बोला जाता है, परम शून्य तापमान। वह तापक्रम जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान है। यह ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है सेल्सियस पैमाने पर भी -40 डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाता है। इसका हम सिद्ध कर सकते हैं इस सूत्र में मान रख के, f ऋण 32 बटे 212 ऋण 32 बराबर C ऋण 0 बटे 100 ऋण 0। यह मान वही एक पैमाने को दूसरे पैमाने में बदलने का जो सूत्र है उसी सूत्र पर यह मान रखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि f ऋण 32 बटे 212 से 32 घटा 180 C बटे 5, f ऋण 32 ये हो गया 9 बराबर C बटे 5। यहाँ पर यदि f ऋण -40 डिग्री f का मान हम रखेंगे फ़ारेनहाइट का, तो आ जाएगा C बराबर 5 बटे 9 ऋण 40 ऋण 32 डिग्री, f -32। तो f का जब वैल्यू रख दिया हमने 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई -72 डिग्री। यहाँ पर 72 डिग्री और इसको हमने फिर कैलकुलेट किया तो आया C = 5 × -8, मतलब C बराबर ऋण 40 डिग्री। अतः C बराबर ऋण 40 बराबर है ऋण 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के, मतलब ऋण 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है ऋण 40 डिग्री के। तो यह तापक्रम दोनों पैमानों में समान तापक्रम दर्शाता है। अतः यह सिद्ध करता है कि यह ऋण 40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में समान तापक्रम को दर्शाता है। इसके बाद आते हैं हम ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? कोई वस्तु
गर्म है या ठंडी है, इसको हम छू करके जब एहसास करते हैं तो हम देखते हैं कि गर्म वस्तु का तापक्रम जो है वो अधिक रहता है, ठंडी वस्तु का तापक्रम कम रहता है। तो ऊष्मा जो है वो कोई पदार्थ नहीं बल्कि क्या है, ऊर्जा। और आपने देखा होगा कि किसी गर्म वस्तु में भी हम गर्म बर्तन में कोई ठंडे चम्मच को भी डाल देंगे, थोड़ी देर में वह चम्मच भी जो है वो गर्म हो जाती है। मतलब कि गर्म वस्तु से किसी पदार्थ का प्रवाह ठंडी वस्तु की ओर हुआ और जिससे दूसरी वस्तु भी जो है वो गर्म हो गई। और जब अगर गर्म और ठंडे वस्तुओं को हम मिलाएं तो दोनों वस्तुओं में तापमान का जो प्रवाह है वो ऊष्मा का प्रवाह, ताप का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापक्रम समान स्तर का ना हो जाए। इस अज्ञात पदार्थ को कि क्या प्रवाहित होता है कि जो इस दोनों के तापमान को समान बनाए रखने में सहायता करता है, इसको कैलोरीक कहा गया। बाद में यह सब भ्रांतियाँ टूटी और बाद में यह ज्ञात हुआ कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा है जिसके कारण तापमान में बदलाव आता है। तो ऊर्जा का वह प्रकार जिसमें वस्तु में गर्माहट का आभास होता है ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह सदैव उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है और इसीलिए किसी गर्म वस्तु के संपर्क में कोई ठंडी वस्तु रखने पर वह भी गर्म हो जाती है, क्योंकि उच्च तापमान से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक हम देखें तो CGS पद्धति में ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है कैलोरी। ऊष्मा, 1 कैलोरी की हम परिभाषा दें तो ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। ऊष्मा का SI मात्रक है जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल और 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुणित 10⁻³ जूल। ये ऊष्मा की इकाइयाँ हो गई। अब है ऊष्मा का संचरण। अभी हमने इसके थोड़ी देर पहले ही किया कि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु के संपर्क में यदि कोई ठंडी वस्तु रख दी जाए तो ठंडी वस्तु भी धीरे धीरे गर्म हो जाती है। ऊष्मा का संचरण, इसके पहले भी हमने अध्ययन किया कि 2 अभिन्न भिन्न तापक्रम की वस्तुओं को यदि एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो ठंडी वस्तु जो है वो उच्च तापक्रम के वस्तु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे गर्म होने लगती है। तो इस प्रकार के जो स्थानांतरण है उसको हम ऊष्मा का संचरण कहते हैं और ऊष्मा का संचरण हमेशा तापांतर के कारण होता है। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को हम ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण 3 विधियों द्वारा होता है, चालन, संवहन एवं विकिरण। चालन, कंडक्शन, अधिकतर यह सामान्यतः ठोस पदार्थों में होता है। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के कणों द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित होती है। यहाँ पर पदार्थ के कण या अणुओं में कोई भी स्थानांतरण नहीं होता और उसके बिना ही ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। जैसे आप किसी गर्म बर्तन में एक चम्मच डाल दें तो धातु की, तो उसका दूसरा सिरा जो है वो थोड़ी देर में काफ़ी गर्म हो जाता है। तो इसका कारण क्या है कि गर्म होने पर धातु के उस भाग के कणों में कंपनता जो है वो बढ़ जाती है, उनके अणुओं में जो कंपनता बढ़ती है और उससे उसमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है और कंपन करने वाले ये कण अपने से आगे आने वाले अणुओं को ऊर्जा स्थानांतरित करते रहते हैं। एक के बाद एक दूसरे अणुओं में ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित होती रहेगी। जैसे ये वाला हिस्सा पहले गर्म हुआ तो यहाँ पर जो दूसरा अणु है उसमें ऊर्जा स्थानांतरित होगी, फिर इधर और इस प्रकार जो ऊर्जा स्थानांतरण है वो यहाँ अधिक गर्म से कम गर्म स्थान की ओर प्रवाहित होती रहेगी और इस प्रकार यह सिरा भी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण हमेशा चालन विधि के द्वारा ही होता है। चालन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता कहते हैं और यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
ऊष्मी चालकता के आधार पर हम पदार्थ को 3 प्रकार के वर्गों में विभक्त कर सकते हैं: ऊष्मारोधी पदार्थ, कुचालक और चालक। इंसुलेटर, बैड कंडक्टर एंड कंडक्टर। ऊष्मारोधी पदार्थ जो बिल्कुल भी ऊष्मा का चालन नहीं करते, इनकी चालकता शून्य होती है, इसमें आते हैं एबोनाइट, एस्बेस्टस। एबोनाइट आपने देखा होगा, कुकर की जो हैंडल होते हैं, जितनी भी बर्तनों के हैंडल होते हैं वो एबोनाइट के बने होते हैं, ताकि आसानी से वो गर्म होने पर भी उन्हें उठाया जा सके, क्योंकि ये ऊष्मारोधी होते हैं। ये ऊष्मारोधी पदार्थ कुचालक एवं चालक। इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, कंडक्टर। ऊष्मारोधी पदार्थों की चालकता शून्य होती है, ये ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं एबोनाइट, एस्बेस्टस। एबोनाइट जिसे आप प्रतिदिन देखते हैं, आपके घर में कुकर है, उनका हैंडल उसकी हैंडल जो है वो एबोनाइट की बनी है, ताकि और जिससे कि आप वस्तु गर्म होने पर भी उसको आसानी से उठा सकें। बैड कंडक्टर जो ऊष्मा का संचरण इसमें बहुत सरलता से नहीं होता है, जैसे कि लकड़ी एवं कांच। कांच के बर्तन को भी आप देखेंगे किसी गर्म करते हैं हम तो धीरे धीरे वो गर्म होते हैं, परंतु उनके गर्म होने की गति जो है वो धीमी होती है। लकड़ी भी आप देखेंगे कि उसका भी दूसरा सिरा, चूल्हे में यदि लकड़ी जल रही है तो उसका दूसरा सिरा जो है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, परंतु उसकी गति जो है वो धीमी रहती है, इसलिए इसको हम कुचालक कहते हैं। मतलब बहुत धीमी गति से ऊष्मा का संचरण इनमें होता, सरलता से नहीं होता। चालक जो हैं ये ऊष्मा का संचरण बहुत सरलता से होता है। धातु, सभी धातुएं ऊष्मा का संचरण सरलता से करती हैं। और जल। बढ़ती चालकता के अनुसार हम पदार्थ के प्रकार देखें तो ऊष्मारोधी बिल्कुल शून्य चालकता, फिर कुचालक जो जहाँ पर ऊष्मा का संचरण तो होता है परंतु बहुत धीमी गति से, और चालक जहाँ पर ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है। इसके बाद आते हैं हम संवहन। दूसरा है संवहन। संवहन से ऊष्मा का संचरण गैस और द्रवों में इस विधि के द्वारा संचरण होता है, ठोस में नहीं होता। इसके पहले ही हमने बताया कि ठोस में ऊष्मा का संचरण जो है वो चालन विधि में द्वारा होता है। संवहन विधि में क्या होता है कि जो अणु होते हैं वो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। इसमें बस अणु गर्म होने पर हल्के होकर ऊपर की ओर उठ जाते हैं, द्रव और गैस दोनों में, और उसके स्थान पर ठंडी हवा या ठंडा द्रव उसका स्थान ले लेता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारे द्रव का या गैस का तापक्रम समान नहीं हो जाए, और इस प्रकार संवहन धाराएं चलने लगती हैं। हवा का बहना इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जब हम इसको एक सामान्य उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि नदी के किनारे खड़े हैं, दिन और रात दोनों ही समय हम अलग प्रकार की गति को महसूस करते हैं। दिन के समय क्या होता है कि सूरज की रोशनी से रेत जो है वो गर्म हो जाती है और पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो नदी के ऊपर जो जल के ऊपर की हवा है वो रेत के ऊपर की हवा के अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो रेत जल्दी गर्म होने के कारण उसमें वहाँ की हवा गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर की ओर उठ करके यह नदी की ओर प्रवाहित होती है। और वहीं पर इस रिक्त स्थान को भरने के लिए नदी से ठंडी हवा तट की ओर प्रवाहित होती है। रात में जस्ट इसके अपोजिट क्रिया होती है, और यहाँ पर रात में रेत बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। तो नदी के ऊपर की हवा रेत के तट की अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, और जिसके कारण ठंडी हवा तट से किधर की ओर प्रवाहित होती है, नदी के ऊपर प्रवाहित होती है, और नदी से गर्म हवा इधर तटों की ओर प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार का अनुभव हम यदि नदी तट के सामने जाकर खड़े हों दिनों रात तो हम अनुभव कर सकते हैं। इसके पश्चात है विकिरण। विकिरण प्रकाश की तरह ही ऊष्मा का भी संचरण निर्वात में हो सकता है। जैसे प्रकाश ब्रह्मांड
में जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है वहाँ से संचरण होकर के पृथ्वी तक पहुँचती है, ऐसे ही ऊष्मा का भी संचरण निर्वात में हो सकता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचलित होती है। सूर्य से जो रोशनी हम पृथ्वी तक पहुँचती है वो इसी प्रकार सरल रेखा में संचरित होकर के पहुँचती है। और रेडिएशन विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है। सूर्य के द्वारा पृथ्वी तक प्रकाश जैसे सरल रेखा में पहुंचता है, ऐसे ही ऊष्मा भी हम तक विकिरण के ही माध्यम से सरल रेखा में संचरित होकर के पहुंचती है। और हम इस विकिरण का अनुभव बल्ब के चारों ओर जो समान गर्माहट हमको महसूस होती है उसको भी महसूस करके कर सकते हैं। यदि विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तो वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहलाती है। और अच्छे जो अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं। सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन दो बातों पर निर्भर करता है, वस्तु के ताप पर, वस्तु के रंग और उसके सतह की प्रकृति पर। खुरदुरा और चमकदार, जिस प्रकार का सतह होगा उस पर निर्भर करेगा। धन्यवाद। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय का अगला भाग हम नेक्स्ट